हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो 21 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज लाइक और कमेंट किया करें। आप लोग सिंपल सी रिक्वेस्ट ये है कि लाइक और कमेंट किया करें। जो भी आपको वीडियो चाहिए आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं और लाइक जरूर किया करें। तो प्लीज दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट विच आई डू फ्रॉम माई एंड। तो आप लोग करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहली बड़ी खबर के साथ जो कि फ्रंट पेज की है। डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट ने H1B वीजा की जो फीस है वो $1 लाख कर दी है ना। देखो मैं जब 2017 16 15 16 में आई थी इन्फोसिस में वर्क करता था, काम करता था। तो बहुत कम कॉस्ट हुआ करती थी इसकी जाने की। 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आप पहुंच जाते थे। यूएस जो H1B वीजा होता है, H1B वीजा एक्चुअली ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, ये वर्क वीजा होता है H1B वीजा। जब आप किसी कंपनी में हो, इंडियन कंपनी में, बट आप अमेरिका में डिपुटेशन पे जाओ किसी प्रोजेक्ट के केस में क्लाइंट के पास जाके काम करो तो उसको बोलते हैं H1B वीजा। नाउ डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट हैज हाइक द फीस टू $1 लाख। लगभग 90 लाख के आसपास की फीस हो जाएगी। मतलब जो 2 लाख से 4 लाख के बीच में हुआ करता था काम, वो 90 लाख के आसपास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं इससे क्या क्या नुकसान है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही थी, जो इंडियंस वहां जाके काम कर रहे थे, थोड़ा नंबर्स डिक्रीज होने की संभावना है। दिस विल इफेक्ट द नंबर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनी के काम को भी काफी कुछ इम्पैक्ट करेगा। हालांकि इम्पैक्ट यूएस भी पहुंच सकता है, लेकिन यूएस इसको ये सोच रहा है कि हाँ ठीक है, हम इंडियंस को जॉब से हटा करके वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन हैं उनको जॉब पे लगाएंगे। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द व्यू पॉइंट इज दैट। आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है। तो ये जो H1B देखो लिखा है, इट इज द H1B नॉन इमिग्रेंट वीजा हैज बीन डेलिबरेटली एक्सप्लॉइटेड टू रिप्लेस रादर देन सप्लीमेंट अमेरिकन वर्कर्स विद लो पेड लोअर स्किल्ड लेबर। तो ये सिंपल सी बात ये है कि जो H1B वीजा है, वर्क वीजा है, क्योंकि इमिग्रेशन के लिए नहीं होता ये, इट इज रिलेटेड टू वर्क, इसीलिए इसको नॉन इमिग्रेंट वीजा बोलते हैं। ये डेलिबरेटली क्या कर रहा था कि अमेरिकन को रिप्लेस कर रहा था लो पेड लोअर स्किल्ड लेबर से। मतलब इंडियंस को एक तो लोअर स्किल्ड भी कह रहे हैं, लोअर पेड भी कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इतनी बेइज्जती कर दी है। पता नहीं हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प को लाने के लिए यज्ञ किया गया था, है ना। एंड क्या कह रहे थे, रामदेव जी की बहुत बड़ा सनातनी है डोनाल्ड ट्रम्प, और ये वो आएगा, ये होगा। ठीक है, अब अच्छा लग रहा होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज पे आते हैं। मोहनलाल टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो मोहनलाल को जानते होंगे आप। दृश्यम अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो ये मोहनलाल ही है उसमें। अजय देवगन नहीं है ओरिजिनल दृश्यम में, है ना। तो मोहनलाल की है, केरला केरला मलयालम मूवी है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किया कि मोहनलाल विल बी प्रेजेंटेड विद कंट्रीज हाईएस्ट फिल्म ऑनर। जो सबसे बड़ा फिल्म ऑनर है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023, वो दिया जाएगा मोहनलाल को। एंड इट विल बी अवॉर्डेड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। ऑलरेडी मोहनलाल की अगर हम बात करें तो 5 बार के नेशनल फिल्म अवार्ड विनर है। पद्मश्री से अवॉर्डेड है 2001 में, पद्म भूषण 2019 में दिया जा चुका है। अमेजिंग अमेजिंग एक्टर है ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मोहनलाल की मूवीज तो यू कैन सर्च, नेटफ्लिक्स में भी है ना। आई थिंक थुदारम अभी लेटेस्ट आई थी, वो भी मोहनलाल की है। बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है अगेन। एंड दृश्यम तो आपने देखी ही होगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। MSC एल्सा 3 शिपरेक कॉज्ड इकोलॉजिकल डिसरप्शन इन द अरेबियन सी। तो आप सबको पता होगा कि एक शिप था जिसको हम MSC एल्सा 3 बोलते हैं, केरला कोस्ट से निकला था, है ना। तो 25 मई 2025 को उसमें सिग्निफिकेंट उसका एक्सीडेंट हुआ। तो अब स्टडी जो की गई है उसमें बोला गया था कि जो MSC एल्सा 3 था, इसने काफी कुछ डैमेज किया है इन द अरेबियन सी। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। एंड दिस शिपरेक हैज इम्पैक्टेड द वाटर क्वालिटी, द प्लैंक्टन्स, द बेंथोस। बेंथोस यानी जो वो ऊपर फ्लोटिंग वाले रहते हैं ना, जो अंदर रहते हैं, सॉरी, है ना। तो और फिश एग्स एंड लार्वे एंड अदर मेरीन लाइफ्स एंड ऑल। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसमें एनालिसिस किया गया था PAH का, यानी कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, जिसकी स्टडी की गई। तो थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फ्लैट रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। याद रखिएगा, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो फ्लैट
रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, and they astronomers are think they make up to a fifth of all the carbon in interstellar space. तो पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है लगभग वन फिफ्थ ऑफ ऑल कार्बन इंटरस्टेलर स्पेस में वो मेकअप करते हैं, ठीक है ना। एंड दे आर फ्लैट रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन्हीं को स्टडी किया जा रहा है। तो बेसिकली दे आर वन सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑल्सो, तो उसको स्टडी किया जा रहा है। तो उसको स्टडी करने पे देखो लिखा है द एनालिसिस ऑफ द polyaromatic hydrocarbons fractions revealed the presence of naphthalene, fluorine, anthracene, है ना। तो फ्लोरीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन ये सब पाया गया है। एंड इसके अलावा देखो फ्लोरो एंथीन एंड पायरीन, एंड इनका जो एलिवेटेड लेवल से बढ़ा हुआ लेवल से नैप्थलीन का, विच नॉर्मली इंडिकेट ह्यूमन इंड्यूस्ड कंटेमिनेशन। तो नैप्थलीन का जब लेवल बढ़ा हुआ रहता है, देखो याद रखना, तो इट्स सॉर्ट ऑफ, ये सिग्निफाई क्या करता है कि भैया ह्यूमन इंड्यूस्ड कंटेमिनेशन जो है वो बढ़ गया है। एंड ये तो ऑब्वियस बात है, MSc 3 में सजेस्टेड लीकेज हुआ ही था फ्रॉम द रैक एंड ऑल। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। सीतारमन क्रेडिट विमेन लेबरर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ तमिलनाडु मैच बॉक्स इंडस्ट्री। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु है इट इज फेमस फॉर इज इट्स मैच बॉक्स इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे मेनली जो कंट्रीब्यूशन आया है दैट इज फ्रॉम द कोविलपत्ती, जो जगह है उसका नाम है कोविलपत्ती, वहाँ पे मैच बॉक्स इंडस्ट्री है। एंड इट हैज लेड द सेक्टर प्रिडोमिनेंटली, एंड ये सेक्टर भी प्रिडोमिनेंटली वुमेन लेड है। सो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। And this has been emphasized that the sector is predominantly led by women. So that is something which is important, ठीक है ना। I hope you got clarity regarding that as well. आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, मेघालय ग्रुप्स अपोज न्यू डायरेक्टिव ऑन यूरेनियम माइनिंग। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, उसने एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नहीं मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन निकाली, जिसमें उन्होंने कहा था कि दे आर एग्जेम्प्टिंग यूरेनियम माइनिंग फ्रॉम द मैंडेटरी पब्लिक कंसल्टेशन। यूरेनियम माइनिंग को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है फ्रॉम मैंडेटरी पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब कि पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी नहीं होगा फॉर यूरेनियम माइनिंग। तो इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि यूरेनियम माइनिंग करना चाहती है गवर्नमेंट, है ना, इसीलिए तो पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करना चाहती। अब आप सबको पता होगा कि मेघालय हैज वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स, और उसकी जगहें कौन कौन सी है। ये आपका दोमिया सियात, वाहकजी, याद रखिएगा दोमिया सियात एंड वाहकजी। दीज आर द एरियाज जो कि वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट के पास है, एंड दे आर वेरी मच नोन फॉर द यूरेनियम रिजर्व्स। एंड ऑब्वियस बात है, काफी यूरेनियम की जब माइनिंग होगी तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है, रेडियो एक्टिव हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो लोकल्स हमेशा रेजिस्ट करते हैं, जैसे कि KSU, खासी स्टूडेंट यूनियन जो है वो इसको रेजिस्ट करता है। तो दे हैव लेड एन एंटी यूरेनियम मूवमेंट आल्सो फॉर डिकेड्स, ठीक है। एंड नाउ दे आर आल्सो रीअफर्मिंग दैट कि भाई गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि मेघालय में माइनिंग शुरू कर दे, है ना। सो एग्जेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि मेघालय में माइनिंग शुरू हो जाए, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, है ना। Congress is calling Prime Minister Modi a weak prime minister over Trump's $1 lakh H1B visa fee। ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा, इतनी तो कभी नहीं बढ़ी। एंड इसके लिए हालांकि क्या बोले, किसी प्राइम मिनिस्टर को तो अपन नहीं रिस्पॉन्सिबल कर सकते, हाँ, लेकिन दूसरे देश के प्रधान प्रेसिडेंट को जरूर कह सकते हैं। Non-judicial members in the tribunals avoid passing verdicts against government। CGI ने भी ये नोटिस किया कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशली जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि उसमें टेक्निकल मेंबर्स भी रहते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर्स भी रहते हैं। तो जो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जनरली दे आर नॉन जुडिशियल मेंबर्स। अब जब डिसीजन लेना होता है तो नॉन जुडिशियल मेंबर्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भाई कुछ ना बोले। जुडिशियल मेंबर्स तो कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन नॉन जुडिशियल मेंबर्स अवॉइड करते हैं कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिसीजन ना ले। तो CGI ने पॉइंट आउट किया कि भाई यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन इट। एंड जो जो ये भी उन्होंने बोला कि भैया व्हाई आर यू अवॉइडिंग इट, जस्टिस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चाहे कुछ भी हो आपको देना चाहिए। 10th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, वहां पर ये चीज बोली गई है। थोड़ा सा मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या ओवरऑल ट्रिब्यूनल्स के बारे में बता दूं। तो ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अंदर का काउंट होती हैं, याद रखें क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अंदर काउंट होती हैं। एंड ऑब्जेक्टिव बेसिकली उनका है टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ जुडिशरी, है ना। जुडिशरी का जो केस लोड है उसको कम करना इसका एम है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन 1976 42nd अमेंडमेंट से मिला था। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 320 323A एंड 323B।
याद रखिएगा 323A और 323B इंसर्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। 323A इम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को? पार्लियामेंट करता है। एंड ये पावर जो है वो दी गई है 323A के अंतर्गत, ठीक है ना। एंड बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल they can create the administrative tribunals for adjudication of matters related to recruitment and condition of service of public servants। तो ये बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, दे आर seeing the matters related to recruitment and conditions of service of public servants। 323B जो है, it has specified certain subjects such as taxation and land reforms for which parliament or state legislation may constitute tribunals by enacting a law। ठीक है ना, तो एक लॉ के तहत फिर इनैक्ट कर सकते हैं और ये बनाया बनाया जा सकता है, ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं फॉर मैटर्स सच एज टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म। 323B बोलता है, ठीक है ना। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था दैट सब्जेक्ट मैटर अंडर आर्टिकल 323B आर नॉट एक्सक्लूसिव एंड लेजिस्लेचर्स आर एम्पावर्ड टू क्रिएट ट्रिब्यूनल्स ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि जितने 323B में लिखे हैं मैटर उसी बस में आप बना सकते हो। स्टेट लेजिस्लेचर अपने दिमाग से जिसमें चाहे उसमें बना सकती है। कंपोजिशन की बात करें तो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जिनको टेक्निकल मेंबर्स कहा जाता है। इनके अलावा जुडिशियल मेंबर्स जो रहते हैं वो भी रहते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इनकी अपील्स जो है हाई कोर्ट में जा सकती है। हाई कोर्ट के हालांकि इनको सबऑर्डिनेट माना जाता है, देयर अपील्स कैन गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फाइनली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्चेस नेशनल यंग शेफ कॉन्टेस्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक कलिनरी कंटेस्ट है। कलिनरी यानी क्यूजीन से रिलेटेड, खाना बनाने से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। यंग शेफ अक्रॉस द कंट्री ढूंढ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो उन्होंने पहली बार ऐसा एक ऑर्गेनाइज किया है कि यंग शेफ कॉन्टेस्ट। इनका फाइनल जो होगा जनवरी में होगा। 6 महीने का कंटेस्ट चलेगा ये, और जनवरी में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। अच्छी न्यूज आई है। पहली तो यहाँ पे है, व्हाई इज इंडिया ऑन द यूएस ब्लैकलिस्ट ऑफ फेंटानिल। तो याद रखिएगा, अब फेंटानिल क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसके पहले ऑर्डर देख लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने 23 कंट्रीज को कहा है कि भाई आप लोग सोर्स हैं फेंटानिल के। फेंटानिल क्या, एक ड्रग है, याद रखिएगा, फेंटानिल इज अ ड्रग। एंड इस लिस्ट में 23 कंट्रीज में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है और अफगानिस्तान भी है, ठीक है, याद रखना है। अब फेंटानिल क्या होता है? फेंटानिल एक सिंथेटिक ओपियोइड होता है, याद रखिएगा, सिंथेटिक ओपियोइड होता है। एंड ये जो होता है इसमें ये कई ड्रग डेथ्स के का कारण बन गया है यूएस में। बहुत सारी यूथ हैं जो फेंटानिल को कंज्यूम करके उनकी मौत हो रही है, ठीक है ना। हालांकि इसका रीजन है कि क्यों इसकी ये मौत हो रही है, इसका रीजन ये कि इसका बहुत कम मात्रा, अगर 2 मिलीग्राम भी आप लेते हैं तो इट कैन ऑल्सो बिकम फेटल। इट्स एन एगोनिस्ट ऑफ द एमयू ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोटीन जो कि बेसिकली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ब्रीदिंग को खत्म कर देता है ये, ठीक है ना। तो दो, इसके लिए पहले जैसे जब भी आप फेंटानिल लेंगे ना, ऐसा न्यूज में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ। जैसे ही आप फेंटानिल लेंगे तो फिर आपको इसके साथ दूसरी चीज भी लेनी पड़ेगी। जैसे कि नैलोक्सोन करके एक कॉम्पिटिटिव एमयू ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट के लिए एंटागोनिस्ट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब आप ये लेंगे ना नेक्सोलोन को, तब वो जाकर के उसके इम्पैक्ट को कम करेगा। लेकिन ये बहुत जल्दी लेना पड़ता है और उसके कई बार मिनट्स में डेथ हो जाती है, तो आप ले ही नहीं पाते, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द रीजन इज। और फेंटानिल को इसीलिए रेगुलेट करना काफी कठिन भी है। क्यों कठिन है? क्योंकि अब हेरोइन या कोकेन जो है ये तो डिराइव होते हैं फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स को तो आप रोक सकते हो, लेकिन फेंटानिल जो है एक लेबोरेटरी मेड कंपाउंड है ना। लेबोरेटरी मेड कंपाउंड है, और लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है? जैसे कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रिकर्सर्स कहा जाता है। तो प्रिकर्सर्स में एनपीपी और 4 ANPP, याद रखिएगा। एन जो लिखा है ना, फेनेथिलीन, फेनेथाइल, 4 पिपेरिडोन, ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि इनके कंपोनेंट्स को प्रिकर्सर्स कहा जाता है, तो लेबोरेटरी मेड होते हैं, इसलिए इसके ऊपर रेगुलेशन करना थोड़ा कठिन होता है। होप यू गॉट क्लैरिटी। इज इट फीजिबल टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल एंड डीजल? अभी देखो, आप सबको पेट्रोल की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, ये आपको पता है ना, है 20% तक की ब्लेंडिंग हो रही है। 80% पेट्रोल है, 20% उसमें इथेनॉल है, ठीक है ना। इथेनॉल कैसे बनता है? शुगर केन मोलासेस, इन सब से बनाया जा सकता है। बायोफ्यूल है भाई, आप सबको पता होगा बायोफ्यूल कैसे बनता है, ठीक है।
अलग अलग जनरेशन में अलग अलग टाइप से बनता था। फूड प्रोडक्ट से भी बायोफ्यूल बनता है, जैसे स्ट्रॉ, व्हीट, मेज, इनसे बनता था, है ना। बट सेकंड जनरेशन में फिर वो चेंज कर दिया गया। सेकंड जनरेशन में स्ट्रॉ और इन सब का यूज करने लगे। थर्ड जनरेशन में फिर एल्गी का यूज करने लगे। तो ये आपको पता होगा। अभी शुगर केन, मोलासेस, इन सब का यूज भी किया जाता है। इथेनॉल बनाने के लिए जो चीजें हैं, वैसे ही आपका आइसोब्यूटेनॉल भी वैसे ही बनता है। बट इथेनॉल की डीजल के साथ ब्लेंडिंग सक्सेसफुल नहीं थी, टेस्ट कर दी गई थी लेकिन नहीं थी। ना आइसोब्यूटेनॉल जो है उसकी ब्लेंडिंग करने के लिए टेस्ट किया जाएगा, ऐसा नितिन गडकरी जी ने कहा है। ठीक है, ARAI जो है, यानी कि जो आपका ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो ये करेगा। ठीक है। आइसोब्यूटेनॉल जो है थोड़ा ज्यादा कहना चाहिए आपका पोटेंट है और काफी ज्यादा फ्लेमेबल भी है। तो ऐसा वो ज्यादा अल्कोहलिक भी है। तो उनका ये कहना है कि भाई ज्यादा अल्कोहलिक है, इसलिए हो सकता है कि आपका डीजल के साथ ब्लेंड कर जाए। बट अभी इसकी कोई वो प्रूफ नहीं है या कुछ भी अभी इसका पता नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक न्यूज आई है ब्लू ग्रीन अमोनिया की। तो देखो, ब्लू अमोनिया क्या होती है पहले, और ग्रीन अमोनिया क्या होती है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा इसको। लिखा है ब्लू अमोनिया, लिखा है फ्रॉम नेचुरल गैस विद कार्बन कैप्चर। जब आप नेचुरल गैस यानी कि CH4 मीथेन से कार्बन कैप्चर से उसको CO2 को स्टोर करते हैं, तो उसको ब्लू अमोनिया बोलते हैं। उससे जो अमोनिया बनती है, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रीन अमोनिया क्या होती है, फ्रॉम रिन्यूएबल पावर इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, उसमें बिजली देते हो, लेकिन बिजली जो होती है और रिन्यूएबल सोर्सेस से लाते हो। दोनों अगर सेपरेटली आप करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा ये महंगी प्रोसेस है। लेकिन ऑथर ने कहा कि जब आप ब्लू ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू मतलब दोनों प्रोसेस को अगर आप जोड़ दो, तो उससे जो है प्राइस जो है लगभग वो कम हो जाएगी 7% तक, और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 63% तक कम हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मेन इसमें ब्लू और ग्रीन अमोनिया क्या है, ये जानना जरूरी है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।